नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और कोरोना महामारी के बाद जॉब हॉपिंग का चलन तेजी से बढ़ गया है। आखिर ये जॉब हॉपिंग होती क्या है, सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करते हैं। करियर ग्रोथ या पर्सनल वजहों से जल्दी जल्दी नौकरियां बदलते रहना जॉब हॉपिंग की कैटेगरी में आता है। दरअसल कुछ लोग अच्छी पोजीशन और सैलरी के लिए बेहद जल्दी जल्दी नौकरियां बदलते हैं। इससे अपनी सैलरी तो वो बढ़ा ही लेते हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ चुनौतियां भी उनके सामने आ सकती हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को आप पर भरोसा नहीं रहता है। आप यहाँ पर कितने दिनों तक काम करेंगे और किस तरह से उनके साथ मिलकर काम करेंगे, इस पर काफ़ी सवाल जो हैं वो खड़े हो सकते हैं, जो आपके करियर ग्रोथ के लिए मुसीबत की बात बन सकते हैं। आपको बता दें, कोई भी संस्था किसी भी कर्मचारी को रखने से पहले देखती है कि उसकी पिछली कंपनियों में प्रदर्शन उनका कैसा रहा है, कितने समय तक उन्होंने काम किया है। और एक प्रमुख रोजगार वेबसाइट करियर बिल्डर के जरिए किए गए एक सर्वे में बताया गया है कि जेनजीज यानी कि 25 वर्ष से कम वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, एक नौकरी में औसतन 2 साल और 3 महीने ही बिताते हैं, जबकि मिलेनियल्स यानी 25 से 40 साल वाले जो लोग हैं वो 2 से 3 साल तक नौकरियों में रहते हैं। दूसरी ओर जनरल एक्स यानी यहाँ पर अगर हम जेन एक्स की बात करें तो 45 से 56 साल की जो उम्र वाले हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो एक ही संगठन में काम करते हुए 5 साल और 2 महीने बिताते हैं। तो अब ये कहना ज़रूरी नहीं है कि सबसे जेनजी जो है वो सबसे ज़्यादा बेचैन है और नौकरियां बदलने में सबसे माहिर है। लेकिन इस मुद्दे को हम थोड़ा सा और समझेंगे। कोविड-19 के बाद तेजी से बढ़ा जॉब हॉपिंग का चलन, समझने की कोशिश करेंगे इसको। जल्दी जल्दी जॉब बदलने की वजह क्या है, सैलरी और पोजीशन के लिए बढ़ा जॉब हॉपिंग का चलन, आखिर जेनजी क्यों सबसे ज़्यादा बदल रही है नौकरियां, सालाना या छमाही जॉब बदलने में आखिर क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनको हम शो में शामिल करते हैं। और हमारे साथ सुमित सब्रवाल, सीईओ टीम लीज एचआर टेक, जितिन चावला, एमिनेंट करियर काउंसलर, नूपुर प्रधान, हेड पीपल ऑपरेशन हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। वैसे तो काफ़ी कुछ समझा दिया गया है यहाँ पर जॉब हॉपिंग के बारे में, लेकिन फिर भी समझना चाहेंगे कि जॉब हॉपिंग की डेफिनेशन आपके समझ में क्या हो सकती है। अगर नूपुर आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँ तो। आप शायद म्यूट पर हैं। सॉरी, हाय। जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाय। जैसे आपने अभी थोड़े टाइम पहले बोला कि जॉब हॉपिंग जहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन या एज ग्रुप के हिसाब से इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट एवरीबडी हैज। फॉर मी आई थिंक ये सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 2-3 इयर्स काफी बढ़ गया है या काफी चेंजेस देखे हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब हॉपिंग। मेजरली शायद बिकॉज ऑफ द एंटायर पैंडेमिक सिचुएशन जो हमने लास्ट 2-3 साल में देखे। एंड job hopping, I think it's increased a lot because there's been a lot of insecurities or uncertainty in jobs. या काफी लोगों ने पैंडेमिक के दौरान they've lost their jobs, या सैलरीज या मॉनेटरी ग्रोथ बहुत स्टंट हो गई है या मॉनेटरीली स्टैग्नेशन हो गया है। सो ये वर्क लाइफ बैलेंस के लिए देखते हैं। ये सारे बहुत डिफरेंट रीजंस है जिसके लिए शायद लोग कॉन्स्टेंटली जॉब स्विचेस देखने लगे हैं आजकल। एनीवेयर फ्रॉम 6 months, like switching jobs to a 6 to 8 months से लेके 1 year, 1.5 year. That's the kind of time periods that we've seen in the last couple of months or years, last year actually, in terms of job hopping. चलिए, क्या मेरे सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं? ऑलराइट, सुमित आपके पास मैं आऊँगी। आप नूपुर की परिभाषा जो जॉब हॉपिंग को लेकर दी गई है उससे सहमत हैं? हाँ कविता, मैं कुछ हद तक सहमत हूँ जो नूपुर ने बताया, पर हमें इसको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि जॉब हॉपिंग ऐसा नहीं कि पैंडेमिक के बाद भी हुई है, पर अभी थोड़ा इसका एक्सेलरेशन हुआ है, थोड़ा ज्यादा हुआ है, क्योंकि पैंडेमिक में लोगों को जब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अपॉर्चुनिटीज मिली और ऑनलाइन ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली, तो उनका रुझान हो गया कि मैं अपनी स्किल्स कैसे बढ़ाऊं,
हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ा करके अडेप्टेबिलिटी कैसे बढ़े, या फिर हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क कैसे बढ़े। तो अगर ये 3 चीजें आ रही हैं और इसके साथ अगर आपकी सैलरी भी बढ़ रही है और डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है, तो इसके लिए जो जेन जेड के काफी हमारे युवा हैं जो क्वालिफाइड थे, जिनको ये चाहिए था, उन्होंने जॉब हॉपिंग की तरफ एक एक्सेलरेटेड वे से कदम बढ़ाया है। तो इस वजह से जॉब हॉपिंग कुछ ज्यादा बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। तो जितिन ये बताएं, यहाँ पर इनके पास नौकरियों के विकल्प बहुत ज़्यादा हैं या फटाफट अपने पैकेजेस बढ़ाने की भी एक मंशा है इनके बीच में? I'd like to start from something even before that. So अभी क्या है, हमारी कंट्री में करियर काउंसलिंग काफ़ी नॉन एग्जिस्टेंट है। सो जब मैं यूएस के स्कूल्स में या यूके के स्कूल्स में जाता हूँ, वहाँ के बच्चों से समझता हूँ, तो वहाँ पर 8th क्लास के बाद जॉब शेडोइंग स्टार्ट होता है। जॉब शेडोइंग इज यू गो टू अ लॉयर्स ऑफिस एंड सी, यू गो टू अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सी। तो जॉब शेडोइंग इंटर्नशिप इज़ अ पार्ट ऑफ स्कूल्स इटसेल्फ। इंडिया में बहुत कम बच्चों को इंटर्नशिप मिलती है, और कुछ तो बेटर हुआ है। 10 साल पहले जैसा था, आज की डेट में काफ़ी कुछ बेटर हुआ है, लेकिन अभी भी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव नहीं है। तो बच्चे अभी भी सेम करियर्स, मतलब 10th 11th 12th में देखेंगे तो वही 10-11 करियर्स हैं जिनकी पेरेंट्स बात कर रहे हैं। सो बीट सीए और बीकॉम और इंजीनियरिंग और मेडिकल, और से इकोनॉमिक्स थोड़ा आ गया है, डिज़ाइन, उसके बियॉन्ड नहीं है। सो दैट्स अ चैलेंज। सो अभी बच्चों को करियर ऑप्शन पता ही नहीं है, तो वो किसी करियर में चले गए एंड देन दे आर नॉट सेटिस्फाइड। हम लोग खुद वी रिक्रूट MS साइकोलॉजी। Generally, if I recruit 5 people, 3 of them will be ready to leave in 1 year. Yeah. Why so? Because they themselves don't know कि even psychology में should we work in career counseling? Should we grow as a relationship counselor? Should we become a clinical psychologist? Should I start a new thing like depression, anxiety or a thing? Should I work in a school? So they are not very clear. So they are tasting. So a lot of young people are actually tasting various things and then deciding which one should I look at. And it might take some time for them. That is one reason. सेकेंड इज, जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी चॉइसेस। टुडे द यूथ ऑल्सो हैज लोड्स एंड लोड्स ऑफ चॉइसेस। अ प्लेन ग्रेजुएट कैन वर्क इन अ गुड कंसल्टिंग कंपनी इफ वन इज स्मार्ट, इफ दे कैन राइट वेल, इफ दे कैन एनालाइज थिंग्स, इफ दे आर प्रैक्टिकल इन देयर आउटलुक, और जनरली थोड़ा पता भी है। या सो ये वाली चीज़ पहले उतना ज़्यादा नहीं थी। सो दैट इज़ वाई लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली जॉब हॉपिंग। एक चीज़ मुझे यहाँ समझनी है, जो आपने करियर ओरिएंटेड अप्रोच की बात की है, तो सुमित, आपको लगता है कि आजकल जो जेंसीज की हम बात कर रहे हैं, जो जॉब हॉपिंग ज़्यादा करते हैं, उनकी अप्रोच करियर ओरिएंटेड है या जॉब ओरिएंटेड है? सुमित कविता, उनकी अप्रोच जो है ज्यादा करके करियर ओरिएंटेड है। वो ये चाह रहे हैं कि हमें एक वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस मिल जाए, एक्सपेंशन हो जाए। अगर हम अपने करियर के अर्ली पार्ट में वो एक अलग अलग रेंज देख लेंगे करियर की, या अलग अलग स्किल्स देख लेंगे, तो उनके लिए आगे जाकर के एक पाथ जो है बहुत खुल जाएंगे। सो इसके लिए भी एक पैसा तो है ही है, पर पैसा एक एंड मोटिव नहीं है काफी ज्यादा मिलेनियल्स के लिए या काफी ज्यादा जेन जी के लिए। पर एक एक्सपेंशन ऑफ स्किल्स, एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्क को अपने बढ़ाना, वो ज्यादा रीजन आ रहे हैं, मिल रहे हैं जॉब हॉपिंग के लिए। ऑलराइट, तो जिस तरह से जॉब हॉपिंग का ट्रेंड अब सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं हम कंपनियों के लिहाज से समझना चाहें नुपुर, उन्हें भी इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों समझना चाहती हूं, और एक कंपनी के नज़रिए से भी और एक एम्प्लॉय या प्रोफेशनल के नज़रिए से भी जॉब हॉपिंग के प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। तो कंपनी के नज़रिए से पहले हम समझते हैं, स्टैंडर्ड साल कितने होते हैं एक कंपनी के साथ जुड़े रहने के लिए? कितना अच्छा आपके सीवी पर लगेगा? कितने सालों तक आप किसी कंपनी के साथ रहें? ये मतलब मेरे हिसाब से, माय पॉइंट ऑफ व्यू, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री काफी डिफर भी करता है। कुछ मसलन एग्जांपल के तौर पे आप इंडस्ट्रीज के एग्जांपल देकर हमें बताएं। जैसे अभी इफ यू टेक द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे मैं करंटली हूँ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे आपका एक्सपर्टीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप जितने टाइम तक, जितना ज्यादा टाइम आप एक
ऑर्गेनाइजेशन में हो या ब्रांड्स पे काम कर रहे हो या क्लाइंट्स पे काम कर रहे हो, आपका एक्सपर्टीज उतना बढ़ते जाता है, आपका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, नई नई चीजें एक्सपीरियंस करना, वर्किंग ऑन डिफरेंट कैंपेन्स, वर्किंग ऑन डिफरेंट रोल्स, रिक्वायरमेंट्स, वो होलिस्टिकली रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब आप एक कंपनी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा टाइम रुकते हो वर्सेस आपको सेटल नए कोई कंपनी में जाके आपको वो कंपनी का एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर, वो सेटल होने में एक आपको इनिशियल 2-3 मंथ्स लग जाते हैं टू अंडरस्टैंड योर एंटायर रोल, टू सेटल इन योर न्यू रोल. You take like a good 6 months to settle into that role. And that's when you actually start working on things, और आप चीजें actually strategic point of view से या आपके role point of view से prove करने लगते हो या आपका काम दिखने लग जाता है. तो a good amount of 1.5-2 years in a company, I think that's something that we should definitely look at, which gives you a very holistic experience and overall experience, which adds a lot of weightage to the profile, portfolio, CV of the people who are there in our organization in general. Versus an entertainment या कोई और इंडस्ट्री हो जहाँ पे फिल्म्स, एंटरटेनमेंट या ये इंडस्ट्रीज हो जहाँ पे आपको हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे भी इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस मिल जाता है या इक्वल चीजें या सिमिलर चीजें एक्सपीरियंस करने मिल जाती है. तो जहाँ पे आपका टेन्योर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या एक पर्टिकुलर कंपनी में शायद इससे काफी कम हो. तो सुमित, आपसे यही सवाल मैं पूछना चाहूंगी, सेक्टर वाइज मुझे बताएं कि कितना ज्यादा है, कितना कम है. अगर हम ये देखते हैं कि कविता की अगर न्यू जनरेशन है वो ये ज्यादा करके ये चाह रही है कि हमें एक वाइडर एक्सपीरियंस मिले, दैट इज वन. और सेकंड ये है कि इनिशियली इन करियर ज्यादा करके स्किल्स को गेन करने के लिए, नेटवर्क को गेन करने के लिए लोग कर रहे हैं. पर अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं इसको, तो कंपनी नहीं चाहेगी कि कोई भी उसको, बिकॉज एक रिक्रूटमेंट कॉस्ट रहता है, एक उसका ट्रेनिंग कॉस्ट रहता है, 6 से 1 साल 6 महीने बाद ही कोई प्रोडक्टिव हो पाता है. तो अगर कंपनीज इसको कैंडिडेट्स या एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव से समझती हैं और नए एम्प्लॉइज को एक कंपनी के अंदर ही उनको स्किल्स को डेवलप करने का या उनको अलग वैरायटी का जॉब करने का, और अगर वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं तो उनको ज्यादा पैसे कमाने का, तो कुछ हद तक ये जॉब हॉपिंग जो है वो कंट्रोल करती हैं कंपनीज, और अपने प्रोडक्टिविटी को और अपने रिक्रूटमेंट कॉस्ट को और एम्प्लॉय की जर्नी को काफी तरीके से बेहतर बना सकती हैं कविता. ऑलराइट, लेकिन जिस तरह की हम वेव्स यहाँ पर देख रहे हैं जितिन, देखिए मास लेऑफ्स की अगर मैं बात करूँ, ग्रेट रेजिग्नेशन, क्वाइट क्विटिंग की बात करूँ, क्वाइट फायरिंग की बात करूँ, ऐसे में जॉब हॉपिंग भी एक फेज नहीं लग रहा है आपको, या आपको ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर रहने के लिए आया है? सो आई थिंक जैसे कि ओवरऑल बिजनेसेस में भी चेंज आया है. अगर मैं देखूं भाई, अगर मैं आज से 40 साल 50 साल पहले देखूं, तो टिपिकली एक इवन बिजनेस फैमिली एक टाइप का बिजनेस रन करती है और चलाते रहे, मतलब नेक्स्ट 50 ईयर्स दे विल बी डूइंग द सेम बिजनेस, में भी एक बारी चिल्ड्रन और उससे ग्रैंड चिल्ड्रन भी दे विल रन द सेम बिजनेस. सो आज की डेट में डिसरप्शन आ गया. सो इवन व्हेन आई लुक एट बिजनेस फैमिली, दे स्टार्ट ऑफ विद वन थिंग, बट maybe in the next 7-8 years they have shifted to another, opened another. So opportunities also have grown. Career opportunities also similarly have grown. In fact, most of the people जो काम कर रहे हैं, they have not been formally trained for it, क्योंकि पहले वो थे ही नहीं opportunities. जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, तो जो लोग अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर रहे हैं, दे प्रॉब्ली 10 years बैक जब वो कॉलेजेस में थे, यूनिवर्सिटीज में थे, they were not trained for it. So the challenge is how you learn new skills so that you'll be fitting a job. Now, some organizations will provide you those skills in terms of, say, tech training or, understanding a new business area or sponsoring for education. So, वो काफ़ी organizations करती हैं. So, when an organization is taking care of your, I would say, the career planning and ensuring your upswing in a career, ensuring that new skills you're learning, then good. Look, for example, somebody in IT today who was in, let's say, was a SAP programmer would need to understand CRM.
or other areas, because one technology is going down but the other one is coming up. Yeah, so a good company would also sponsor such people for short-term workshops, industry programs, and so on and so forth. So depending on how the company is playing, uh, things are in a structured way where an employee is being held. So probably job hopping will be less. Otherwise, there will be job hopping, and I think it is here to stay. A lot of young people, they want to taste all the time. They want to have new experiences, and then maybe decide. Then also they might just stay in one job for maybe, if not 1 or 2 years, 3-4 years, but then again they might shift. So I think this trend is here to stay. ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बस हिंदी में नहीं दिया। अगली बार सवाल पूछूं तो हिंदी ज़रा बोलिएगा। सुमित, आपसे पूछना चाहती हूं मैं अब कि ठीक है, एक तो आपने ग्रोथ के लिए और पैसों के लिए जॉब हॉपिंग कर ली, वो समझ में आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की भी एक बात होती है। कहीं ना कहीं अपने आप को और अपने हुनर को भी एक्सप्लोर करने की बात होती है। आप अपने आप को अपस्किल कर लें, या आपके करंट एम्प्लॉयर ही आपको कोई हुनर सिखा रहे हैं, आपको एडवांस ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, ये सब बातें समझ में आती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो हाईलाइट करें। बिल्कुल कविता, बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जॉब हॉपिंग के। सबसे पहले दो कैटेगरीज में, पर्सनल साइड इफेक्ट्स और प्रोफेशनल साइड इफेक्ट्स। अगर आप किसी नई जॉब बार बार चेंज कर रहे हैं और कई नई जॉब ले रहे हैं, तो आपको उस रोल में एक कैंडिडेट को या एम्प्लॉय को उसको प्रूव करना पड़ेगा और कॉन्टिन्यूसली प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और उसके ऊपर जो स्ट्रेस लेवल्स भी होते हैं, जो हमने अब अक्सर पाया है कि उसकी मेंटल हेल्थ पे भी काफी इफेक्ट आता है एम्प्लॉय का। तो ये पर्सनल एक साइड इफेक्ट है। फ्रॉम करियर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं कविता इसको, तो आपकी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है लॉयल्टी के ऊपर। अगर आपने 3 या 4 बार बहुत क्विकली जॉब हॉपिंग कर ली, तो आप जो आगे की इंटरव्यूज देंगे, जो एम्प्लॉयर्स आपके रिज्यूमे को देखेंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और कई इंडस्ट्रीज में हमने ये भी देखा है कि जो कैंडिडेट्स या एम्प्लॉयज ज्यादा जॉब हॉपिंग करते हैं, उनको ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाता है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी जेन जेड के यंगस्टर को अपने माइंड में रखना चाहिए बिफोर टेकिंग अ डिसीजन फॉर अ क्विक जॉब हॉपिंग। बिल्कुल। और एक पॉइंट और मैं ऐड करना जी चाहूंगा बिल्कुल, इसमें। बोलिए जी। अभी क्या होगा, बिकॉज ऑफ जॉब हॉपिंग, आई थिंक पीपल वुड ऑल्सो बिकम मोर वेल राउंडेड। मतलब आई मेड गेन सम, एक बड़ी कंपनी में मैं गया तो मैंने कुछ चीज़ सीखी। मैं एक छोटे स्टार्टअप में काम करने लगा, तो मैंने वहाँ पर अलग अलग फंक्शंस में भी काम कर लिया, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल वाज लिमिटेड। सो अगर मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना है तो शायद ये अच्छी बात है। मतलब इफ आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, दो मतलब लॉट ऑफ पीपल डोंट प्लान इट लाइक दैट, जी। बट आज के यंगस्टर्स, आफ्टर वाचिंग प्रोग्राम्स लाइक शार्क टैंक इंडिया, दे आर थिंकिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर उसके लिए फायदा है। सेकंड, आई थिंक लॉट ऑफ न्यू स्टार्टअप्स, मतलब मेरे काफी somehow I'm active in startup ecosystem, are also looking for people who have kind of gone through different experiences rather than only one experience. So I feel that's a change which is also coming. जी। ये जो बदलाव आपने बताया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन कहीं ना कहीं नुपुर बात आ जाती है स्टेबिलिटी की। और जब आप वर्कफोर्स में होते हैं, जब आप कोई नौकरी करते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक स्टेबिलिटी मिले, और उसके बाद आप, ऐसा नहीं है कि आप नौकरी नहीं बदल सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन एक स्टेबल पीरियड के बाद वो कितना ज़रूरी है, वो स्टेबिलिटी महसूस करना खुद, और अपने एम्प्लॉयर को भी महसूस कराना, क्योंकि उनको भी तो कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि भैया हम विश्वास करते हैं आप में और आपके साथ रहना चाहते हैं, वो भी तो ज़रूरी होगा। क्योंकि ये चीज़ें दोनों के लिए काम करती है ना, एम्प्लॉयर के लिए भी काम करती है और आपके लिए भी काम करती है। नुपुर, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जो अभी सुमित जतिन इन्होंने भी जो हाईलाइट किया कि आप एक जॉब में आप जब लॉन्गर टाइम के लिए होते हो, आपका ओवरऑल ग्रोथ, आपका मेंटल पीस, आपका अंडरस्टैंडिंग, कंफर्ट लेवल, वो ऑर्गेनाइजेशन
के साथ भी इतना बढ़ जाता है कि आपका ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, योर टीम इज कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क, यू हैव योर सीनियर्स, योर ऑर्गेनाइजेशन, योर मैनेजमेंट हु नोज दैट ये हमारे साथ काफी टाइम से है, इनके परफॉर्मेंस पे गारंटी है, तो उससे इन जनरल आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके आउटपुट्स रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली ये भी होता है कि आपका ग्रोथ भी काफी अच्छा हो जाता है. If your performance has been good, the organization will definitely want you to grow within the organization itself, right? Versus exactly how Smith highlighted, there's a lot of stress that's involved when you switch jobs. कि आप एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहे हो to prove yourself, to settle into the new environment, and it's not just about the profile that you're working or the job role that you're working at. आपके आसपास के लोग, आपकी पूरी टीम, हर चीज बदल रही है आप जब जॉब स्विच करते हो, तो it's actually starting from scratch at every new place to settle in, to prove yourself. So that stability does matter a lot, and also from a monetary aspect. Again, what I feel is after a point when you're constantly switching jobs या आप multiple jobs में jump कर रहे हो, of course you get monetary hike in that period कि आप जब एक जॉब से दूसरे जॉब जा रहे हो आपको compensation में hike मिल जाता है, but because of that stability factor, the stagnation probably comes a little earlier versus एक एम्प्लॉय या एक टीम मेंबर जो एक कंपनी के साथ काफी टाइम पे है एंड वो जॉब स्विच कर रहा है, द नेक्स्ट कंपनी बिलीव्स मोर दैट ओके दैट पर्सन्स कंट्रीब्यूशन टू माय ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी मच लार्जर और मच मोर in terms of their inputs, in terms of their contribution. So that stagnation in terms of your salary growth probably in the job hopping factor comes a little sooner than it would come when you're stably working and growing in your career. बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आप जहाँ भी हॉप करेंगे, जहाँ भी नई जगह जाएंगे एक आध साल में, आपको लॉयल्टी टेस्ट जो है वो सब जगह देना होगा। भले ही आप में काबिलियत कितनी भी हो, आप कितने भी नोन इंसान हो अपनी इंडस्ट्री के, अपनी फील्ड के, लॉयल्टी टेस्ट तो हर कंपनी यहाँ पे चाहती ही है। लेकिन सुमित, ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग, और मैं केवल जेंसीज की बात नहीं कर रही हूँ, या क्रॉस जनरेशन में बात कर रही हूँ, लगातार नौकरियाँ बदलने के बाद ना एक स्टैग्नेशन पॉइंट आ जाती है कि उसके बियॉन्ड उनके पैसे नहीं बढ़ते। आप स्किल्स आपके पास आ जाएंगे, आपको सब तरह का एक्सपोजर मिल जाएगा, लेकिन जो मूल बात होती है, आप नौकरी करते हैं पैसे कमाने के लिए, वो एक बियॉन्ड पॉइंट नहीं बढ़ती है। सुमित। करेक्ट बिल्कुल कविता, इसमें क्योंकि हर एक जॉब का एक पर्टिकुलर पे आउट रहता है, और एक जॉब ऐसा ही नहीं है कि आप हमेशा प्रमोशन के लिए या ज्यादा अमाउंट के लिए आप जॉब हॉपिंग करेंगे। आपको वो एक स्किल पूरी तरह लेनी पड़ेगी, उसको अप्लाई करके उसके साथ रिजल्ट देने होंगे, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। सिर्फ चेंज करने से एक स्टैग्नेशन आ जाएगी, और उसके बाद आप बियॉन्ड, जब आपके पास प्रूव करने के लिए आप एक जॉब पे जाते हैं, कोई भी इंटरव्यू अगर कोई लेता है तो वो ये देखेगा कि आपने पिछली 3 जॉब्स अगर एक साल में चेंज की हैं, तो आपने सीखा है, और जब आपका डिलीवर करने का या रिजल्ट देने का कंपनी को टाइम आया, तब आपने दूसरी कंपनी ले ली। तो वो भी उसको उस पर्सपेक्टिव से व्यू करते हैं, और उतना ही ऑफर करते हैं किसी जॉब हॉपर को जितने कि उसका लॉन्जिटिविटी वो व्यू कर सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। तो बहुत डिफिकल्ट, सैलरी के लिए ही नहीं कविता, पर अगर आपने 3 या 4 जॉब्स एकदम क्विक सक्सेशन में चेंज कर लिया है, तो जॉब लेने के लिए भी हो सकता है कि उसको आगे जाकर के अनएम्प्लॉयमेंट का भी देखना पड़े कैंडिडेट को, जॉब हॉपर्स को। तो अब रणनीति क्या होनी चाहिए? किसी को अगर इस तरह के रणनीति अपनानी है अपने करियर में, तो करंट जो उनकी स्पेशलिटी है जिसमें वो काम कर रहे हैं, जो उनका सेक्टर है, उसी में ही अगर उनको नौकरियां बदलनी है तो बदल सकते हैं, लेकिन अंतराल के बाद बदलें। या अगर आपको जॉब हॉपिंग करनी है, अगर आपको नए नए एक्सपीरियंस करनी है, तो आप किसी नए सेक्टर में जाकर उस एक्सपीरियंस का अनुभव करें। क्या कहेंगे आप? श्योर। सो कविता, इसमें पहले एक चीज ये बहुत जरूरी है देखने के लिए कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए करियर में। रणनीति में सबसे पहले प्लानिंग के लिए क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए कि कौन से सेक्टर में उनको काम करना है। सेकेंडली, उनको ये एक टाइम फ्रेम जो कि स्पेशली जेन जेड हैं, उनको टाइम फ्रेम डिसाइड करना है कि क्विक सक्सेशन में जॉब चेंज नहीं करनी है। लर्न करके एटलीस्ट एक लेवल आगे बढ़ करके एटलीस्ट 2 या 3 साल मिनिमम
एक एक कंपनी के साथ रुक करके लर्न करके कंट्रीब्यूट करके फिर उनको आगे बढ़ना है। और जैसे वो ये करेंगे, हो सकता है कि जहां पे वो काम कर रहे हो 1-2 साल से 2.5 साल से, वहीं उनको इंटरनली अपॉर्चुनिटीज, दरवाजे खुलते रहे उनके लिए, और उनको लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे। अगर वो नहीं मिलती उस कंपनी में, तभी उसको आगे दूसरी कंपनी में जाके देखना चाहिए, ये इनिशियली। और जब हम काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो ये जो टाइम फ्रेम है कम से कम 4 से 6 साल का होना चाहिए एक कंपनी में रुकने के लिए, ताकि एक स्टेबिलिटी आए, एक लर्निंग आए, आप कंट्रीब्यूट कर सकें, लर्न कर सकें, और ओवरऑल टोटलिटी में अपने करियर को एंजॉय कर सकें ग्रोथ के साथ। चलिए, तो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक तरीके से अगर आपको जॉब हॉपिंग का रास्ता अपनाना भी है, तो पहले ये इंश्योर करें कि स्टेबिलिटी आपको आपके पहले अनुभव में मिले, आप इतना काम कर लें, इतने स्किल्स डेवलप कर लें कि उसके बाद अगर आप कोई नई नौकरी ढूंढने भी जाते हैं जो कि कुछ अंतराल के बाद हो, तो उसमें कोई आपके हुनर पर और आपके काम पर उंगली ना उठाए, और आपके लिए इनफैक्ट नौकरियां सामने चल कर आए, ना कि आपको बाहर जाके ढूंढनी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।